जयराम जी की नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं केडी शर्मा एक बार पुनः आप सबके समक्ष हूँ। सीखने सिखाने अध्ययन अध्यापन पढ़ने पढ़ाने की श्रृंखला में आज मैं आपसे वृद्धि संधि के संदर्भ में चर्चा करूँगा। इसके पहले मैंने आपके समक्ष गुण संधि और उससे जुड़े हुए लगभग सभी परीक्षोपयोगी शब्दों पर मैंने आपसे चर्चा की थी और मैंने आपसे कहा था कि विगत परीक्षा के पर्चों में पूछे गए प्रश्नों को आप जरूर हल करना। आप कितना भी पढ़ लीजिए, पर यदि आप विगत परीक्षाओं के प्रश्नों को हल नहीं करते तो आप में वह दक्षता व कुशलता कभी नहीं आ पाएगी। कम से कम वह विद्यार्थी जो अपने अध्ययन के प्रति बहुत गंभीर हैं, उनसे तो मैं प्रत्याशा करता हूँ। तो कृपया आप पुराने प्रश्नों को सोल्व कीजिए, और किए भी होंगे, मैं जानता हूँ आपने। आज इस श्रृंखला में वृद्धि संधि की बात करेंगे और इसके जितने भी परीक्षोपयोगी शब्द हैं, पिछले 8-10 साल में स्टेट लेवल से लेकर के सेंट्रल लेवल पर जितने भी इससे जुड़े हुए शब्द पूछे गए हैं, प्रश्न पूछे गए हैं, उन पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है साहब, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आते हैं वृद्धि संधि। यहाँ सबसे पहले हमें देखना होगा, मैं हर बार आपको बता रहा हूँ और संक्षेप में फिर बोल रहा हूँ कि संधि क्या है। संधि का तात्पर्य होता है जोड़, संधि का मतलब होता है मिलना। और जैसा मैं आपसे बोलता हूँ कि यहाँ भी इसमें संधि हो रही है, ये भी संधि हो रही है, ये भी संधि है और ये भी संधि है। तो हिंदी के अंतर्गत या भाषा में संधि का क्या आशय है कि ध्वनि और ध्वनि मिले, वर्ण और वर्ण मिले, और उनके मिलन स्थल पर जहाँ वो मिलते हैं वहाँ कोई विकार आ जाए, विकृति आ जाए, रूपांतरण आ जाए, बदलाव आ जाए, तो ये घटना संधि कहलाती है। मैं हर बार ये परिभाषा आपको देता हूँ और आप सब जानते भी हो। फिर हम कहते हैं कि संधि के भेद कितने हैं। तो भाई, जब ध्वनि और ध्वनि के मिलने से उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है, तो जितनी प्रकार की ध्वनियाँ होंगी उतनी प्रकार की संधि होगी। और जनरली हमारी हिंदी में कितनी ध्वनियाँ हैं जी? स्वर और व्यंजन। तो संधि के भी कितने भेद होने चाहिए? स्वर संधि और व्यंजन संधि। लेकिन विसर्ग युक्त शब्द भी हिंदी में बहुतायत से प्रचलित है। तो तीसरा एक भेद और आ जाता है हमारे समक्ष, विसर्ग संधि। तो 3 भेद हो गए। सबसे पहला कौन सा जी? स्वर संधि, जरा ध्यान दीजिएगा। दूसरा कौन सा था? व्यंजन संधि। स्वर संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि। और तीसरा विसर्ग, विसर्ग संधि। फिर हम बात कर रहे थे कि स्वर संधि, अगर इसका परिभाषा हम समझें तो दोनों और क्या होना चाहिए जी? स्वर। और यहां पर क्या आना चाहिए? विकार। विकार का क्या आशय है? विकृति, यानी कि रूपांतरण, बदलाव। अर्थात यूँ देखिए, ये कोई शब्द लिखा है मैंने, यहाँ धन का चिन्ह है, पुनः शब्द लिखा है। तो इस पहले शब्द की जो अंतिम ध्वनि है और इस दूसरे शब्द की जो प्रथम ध्वनि है, इन दोनों के मध्य मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है तो वो संधि कहलाती है। और यदि ये यहाँ दोनों और स्वर हैं तो फिर ये होगी स्वर संधि। यानी कि स्वर संधि की आवश्यक शर्त क्या है? दोनों और स्वर होने चाहिए। जरा गौर करना साहब, दोनों और स्वर हो, आगे भी स्वर हो और पीछे भी स्वर हो, और उनके मिलने से कोई विकार उत्पन्न होना चाहिए। फिर जब हम बात करते हैं कि स्वर संधि को कितने भागों में बांटा जा सकता है, अर्थात तो स्वर संधि के कितने उपभेद हो सकते हैं, तो हम यहाँ देखते हैं दीर्घ, दूसरा गुण, वृद्धि, या और अयादि, ये 5। तो इससे ये बात समझ आ रही है कि स्वर संधि अपने आप में कोई संधि नहीं है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। स्वर संधि अपने आप में कोई संधि नहीं है, बल्कि इन 5 संधियों को ही सामूहिक रूप से नाम दिया है स्वर संधि। क्यों? क्योंकि आपने कहा कि इसके भेद हैं, इसके उपभेद हैं, इसके टुकड़े हैं, तो इन 5 को ही एक शब्द में आपने क्या बोला है? स्वर संधि। जैसे मैंने आपसे बताया था ना कि शरीर कहाँ है, तो पूरा शरीर है। अब इसमें ये हाथ है, ये मुंह है, पैर है, ये सब मिलकर क्या है? शरीर। तो ऐसे ही स्वर संधि जो है, इन 5 संधियों को ही सामूहिक रूप से किसका नाम दिया है? स्वर संधि का। ठीक है साहब। तो फिर यहाँ एक बात फिर स्पष्ट हो रही है कि इसका तात्पर्य ये भी हुआ कि इन 5 की जो मूलभूत इनकी जो विशेषता होगी वो कि दोनों और स्वर होंगे। जी हाँ, इस प्रत्येक संधि में इन 5 में से हर एक के अंतर्गत दोनों और स्वर होंगे। आगे भी स्वर होगा और पीछे भी स्वर होगा और वहाँ विकार उत्पन्न हो जाएगा।
इन पांचों संधियों का अपना प्रत्येक का एक वैशिष्ट है, इनकी विशिष्टता है, विशिष्ट गुण है। इसके बावजूद भी इनका प्राथमिक ही गुण जो होगा कि दोनों और क्या होना चाहिए, स्वर, चूंकि वो इसी के टुकड़े हैं। और सच तो ये है कि इन पांचों का नाम मिलकर ही क्या दिया है, स्वर संधि। ठीक है साहब, तो वापस हमारी बात घूम कर कहाँ आ जाती है कि फिर ये स्वर क्या होते हैं। मैं हर संधि के साथ आपको स्वर के बारे में चर्चा करता हूँ, तो जरा गौर कीजिएगा। आज अपना प्रकरण था वृद्धि का, लेकिन मैं पुनः एक बार आपको संक्षेप में स्वर बता रहा हूँ। हमने देखा था कि अ, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। ये जो 11 ध्वनियाँ हैं जिनको हमने हिंदी में स्वर कहा। अब थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करना। जहाँ जहाँ मैं रेखांकन कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ मैं रेखांकन कर रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये है आपकी दीर्घ संधि। अर्थात दीर्घ संधि इन तीनों के मां ही बनती है। दीर्घ का मतलब होता है छात्रों बड़ा। अ और अ किसी भी स्थिति में मिले आ बनता है। ई किसी भी कंडीशन में मिले बड़ी ई बनती है। उल्लू और ऊन कैसे भी मिले वो ऊन में ही जाता है, क्योंकि दीर्घ का तात्पर्य क्या है। अच्छा, एक बात और याद रखना, ये संधियों के जो नाम है ना, वो नाम ही स्पष्ट कर देते हैं कि उसके अंतर्गत क्या होना चाहिए। जैसे स्वर संधि तो पक्का ही स्वर और स्वर मिलेंगे। दीर्घ संधि, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। जहां पर सजातीय स्वर अपने दीर्घ रूप में चले जाते हैं उसको बोलते हैं दीर्घ संधि। सजातीय स्वर का मतलब एक ही जाति के, जैसे अ और आ एक ही जाति के हैं। अंतर क्या है, केवल अ छोटा है और आ बड़ा है। और आ कितना बड़ा है, अ से ठीक दुगुना। इसीलिए अ के उच्चारण में जितना समय लगता है उससे दुगुना समय लगता है आ में। तो सजातीय स्वरों के 3 जोड़े हो गए, अ, आ, ई, उ। और मैंने आपको अ, आ, ई और उ से जुड़े हुए शब्दों से लगभग सारे शब्द आपको लिखा देते जो हमारे परीक्षोपयोगी थे। 3 वीडियो बनाए थे मैंने, आ का, ई का और ऊ का। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा जिन विद्यार्थियों ने पहले नहीं पढ़ा। तो ये हो गई आपकी कौन सी, दीर्घ संधि। एक बात यहाँ और समझ में आ रही है कि स्वर संधि की परिभाषा क्या थी। अभी आपने देखा था धन के आगे भी स्वर, धन के पीछे भी स्वर, और यहाँ पर क्या आ जाए, विकार। विकार का तात्पर्य रूपांतरण। तो फिर एक बात समझ में आ रही है कि ये स्वर संधि की परिभाषा है और स्वर संधि के 5 उपभेद हैं। तो फिर ये हुआ कि इस एक पंक्ति पर, इन 11 ध्वनियों पर हमारी 5 संधियां बननी चाहिए। हेलो, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। स्वर संधि की परिभाषा क्या है, दोनों और स्वर होना। स्वर संधि अपने आप में कोई संधि नहीं है, बल्कि 5 संधियों को सामूहिक रूप से नाम दिया है स्वर संधि। तो अब क्या करना चाह रहा हूं कि स्वर तो हमारे पास यही है ना जो आपके समक्ष श्वेत पट्ट पर लिखे हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि इस एक पंक्ति पर 5 संधियां बननी चाहिए और वो बनेगी। 2 तो हमने देख ली थी, कौन कौन सी, ये दीर्घ। जहां जहां अंडरलाइन किया है ध्यान दीजिएगा, ये दीर्घ है। और विद्यार्थियों, इस अ अथवा आ को ई से मिलाऊं तो अब ये आपका क्या बन गया था, एडी। और इस अ आ को उ से मिलाऊं तो फिर आपका क्या बन गया था, औकली। अब थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करना। जहां अंडरलाइन किया है बोर्ड पर देखो, ये दीर्घ है क्योंकि ये अपने दीर्घ रूप में जा रहे हैं। और इसीलिए दीर्घ संधि के 3 केस बने थे, आ का, ई का और ऊ का। अब यहां आप क्या देखोगे कि अ अथवा आ में से कोई भी छोटी ई या बड़ी ई से मिल जाए तो फिर ये किस में बदल जाता है जी, एडी वाले में। इसी भांति अ अथवा आ अगर किससे मिल रहा है जी, ऊ से, तो फिर ये क्या बन गया, औकली। अब थोड़ा सा अक्कल लगाना, एडी और औकली इन दोनों में गुण आ गए। और गुण किसके आ गए, एडी के अंतर्गत तो गुण आ गया आ और ई का। याद रखना, अ और आ दोनों एक स्थान से उच्चारित होते हैं हमारे मुख अवयव में, कंठ से उच्चारित होते हैं। और ई ये मानते हैं तालु से। तो अब एडी वाला का उच्चारण कहां से होगा, कंठ और तालु से। गौर कीजिएगा साहब। तो ये कहना चाह रहा हूं मैं कि इस ध्वनि में, इस स्वर में इसके भी लक्षण है और इसके भी लक्षण है। हेलो, तभी तो उसका नाम क्या दिया, गुण संधि। गुण का तात्पर्य यही हुआ, उसमें गुण आ गए, आ के भी आगे और ई के भी आगे। इसी प्रकार औखली,
औखली में किस किस के गुण आगे, आ के भी आगे और ऊ के भी आगे। अब जहां से आ और ऊ का उच्चारण होता है, जो कि दोनों भिन्न स्वर हैं, विजातीय हैं, आ ऊ से भिन्न है। आ तो सजातीय है और ऊ सजातीय, पर ये दोनों एक दूसरे के प्रति विजातीय है। अब इनसे कोई ध्वनि निर्मित होगी तो इसमें दोनों के लक्षण आएंगे ना। तो ये जो औखली वाला था, इसमें दोनों के लक्षण आगे थे, इसी वजह से इसका नाम क्या दे दिया था, गुण संधि। क्यों? क्योंकि आ का उच्चारण कंठ से होता है, ऊ का ओष्ठ से होता है। तो ये औखली वाला है, ये कंठोष्ठ मान लिया हमने। यस नो? तो ये गुण संधि का था। और ये गुण संधि में अपने और देखा था ऋषि वाले से, और यहाँ हमारा बन जाता है अर। और तो चूंकि ये है से, और ये जो आधा र है ये बताया था कि ये कहलाता है रेफ, ये ऊपर चला जाता है। तो ये हमारी दो संधि आपके समक्ष हो गई थी, और इस पर मैंने सब कुछ आपको लगभग बता दिया था। अब मैं आगे आपसे जो चर्चा करूंगा वह है वृद्धि। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा साहब। अब मैं रेखांकन ऊपर कर रहा हूं, देखो। आ को एडी से मिलाया जाए, दिखाई दे रहा है आपको? तो फिर ये क्या बन गई बताइए? ऐनक। और इस आ को औखली से मिलाया जाए तो फिर ये क्या बन गया? औरत। अर्थात जरा यहां देखो, अ अथवा आ, इसको अगर एडी वाले से मिलाएं तो ऐनक, और अ अथवा आ इसको अगर औखली से मिला दें तो फिर क्या बन जाता है जी? औरत वाला। ध्यान दीजिएगा साहब, मैं यहां बता देता हूं, पहले भी बताया था कि इस एडी का संकेत होता है एक मात्रा, ऐनक का संकेत होता है दो मात्रा, औखली का संकेत होता है ये वाली मात्रा, और औरत का संकेत होता है ये वाली मात्रा। ध्यान दें, जिस पर कोई मात्रा नहीं आ रही, जिस पर कोई मात्रा नहीं आ रही उसका संकेत एक मात्रा है, जिस पर खुद पर एक मात्रा आ रही उसका संकेत दो मात्रा है। यस नो? उच्चारण ए आई ओ औ, इसलिए जहां एक मात्रा लगे ए बोलिए, और दो मात्रा लग रही तो आई बोलो। एक मात्रा है तो ओ है, और दो है तो औ है। समझ में आ रही बात को? अब यहां आप देखिए, ये इससे मिले तो भी, और ये इससे मिले तो भी। और अगर मान लो संयोग से इसके पीछे ऐनक ही आ रहा हो तो भाई ये इससे मिल जाएगा तो भी वही बनेगा, और ये इससे मिल जाएगा तो भी। इसी भांति ये इससे मिले तो भी, और ये इससे मिले तो भी। और अगर मान लो इसके पीछे औरत आ रही हो, औरत वाला आ रहा हो, तो ये इससे मिले तो भी, और ये इससे मिले तो भी। नहीं समझे? थोड़ा स्पष्ट लिखता हूं, देखो। मैंने आपको यहां बताया था कि हमारे पास आप बिल्कुल स्थिर थे, किस किस से मिल रहे हैं। मैं कहना चाह रहा हूं कि अनार वाला एडी से मिलेगा तो भी ऐनक, और आम वाला मिलेगा तो भी। पर कभी ऐसा हो सकता है इनके पीछे ऑलरेडी ऐनक आ रहा हो, ऐसा कोई शब्द हो, तो भी क्या होगा कि अनार वाला जब ऐनक से मिलेगा तो भी ऐनक बनेगा, और आम वाला ऐनक से मिलेगा तो भी ऐनक बनेगा। ठीक इसी विधा से अनार अथवा आम को हम अगर औखली से मिलाएंगे तो भी हमारे पास क्या बनेगा जी? औरत वाला। अर्थात अ इससे मिलेगा तो भी औरत, और आ इससे मिलेगा तो भी औरत। पर यदि मान लीजिए किसी शब्द में ऑलरेडी औरत वाले से स्टार्ट हो रहा है, तो अनार जब औरत वाले से मिलेगा तो भी औरत, और आम मिलेगा औरत वाले से तो भी औरत। ठीक है साहब? तो ये था हमारे वृद्धि संधि का मौलिक कंसेप्ट। हटा दूं? देखो फिर बोल रहा हूं, इस एक लाइन पर 5 संधियां बनेंगी, 2 बना दिया है, तीसरी बना रहे हैं। देखिए, गौर कीजिएगा साहब। कुछ उदाहरण मैं आपके समक्ष रखूं उसके पहले यह कहना चाहूंगा कि आपके उच्चारण से ये लगे कि आपने बोला क्या है। जरा गौर करना, एडी वाला या ऐनक वाला, औखली वाला या औरत वाला। यहां ये पैसे बोलते हैं, पर वस्तुतः आप देखेंगे कि प में ऐनक है
और स में ए है। अब यार एक बात बताओ, जब प में ऐनक की मात्रा है, एक मात्रा है, दो मात्रा है, और स में एक मात्रा है, तो फिर इनका उच्चारण भैया सेम कैसे होगा? और इनका उच्चारण सेम ही होना था तो फिर यहाँ दो मात्रा लगाने का औचित्य क्या था? फिर एक ही लगा देते। वस्तु तो प में ऐ की मात्रा है और स में एक ही है, तो ये तो है पै और यह से पै से। इसी प्रकार यहाँ आप गौर करेंगे तो हमने भ में दो मात्रा लगाई हुई है, तो ये भौतिक नहीं है, भौतिक है, ये लौकिक नहीं लौकिक है। एक बात तो ये हो गई, तो थोड़ा उच्चारण पर भी आप ध्यान दें तो बेटर है। अगला बिंदु में आपसे ये करना चाहूँगा कि किसी भी शब्द पर, जैसे मैंने आपको यहाँ ये भौ लिख दिया है, और मैंने कहा इसका वर्ण विश्लेषण करो, अर्थात इस भौ में कौन सा व्यंजन है और कौन सा स्वर है, तो आप क्या कहोगे कि साहब भ में अगर हलंत लगा दें तो औरत वाला बाहर हो जाता है। यस नो? क्लियर है ना? क्योंकि ये जो मात्रा है ना, वस्तु तो ये मात्रा ही तो किसकी थी? औरत की। ठीक, तो अब मैं कुछ शब्द लिखूंगा, ध्यान देना, और फिर बोलूंगा। स्वर संधि के सारे केसेस में जोड़ना आसान है, प्रॉब्लम आती है तोड़ने में। अब देखो कुछ शब्द मैं आपके समक्ष लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। पहला शब्द है वसुधैव, सदैव, तथैव, अकैक। क्या क्या लिखा? वसुधैव, उसके बाद सदैव, तथैव और अकैक। कोई भी शब्द टूटता कहाँ से ही? जहाँ से जुड़ा होता है। कुछ विद्यार्थियों का ये मत रहता है कि साहब बीच में से टूटते हैं, तो बीच का क्या आशय है? बीच में से नहीं टूटते, कोई भी शब्द वहाँ से टूटेगा जहाँ से वो जुड़ रहा है। और शब्द ही क्या, जनरली कोई भी वस्तु जहाँ से जुड़ी होती है वहीं से टूटने की उसकी अधिकतम संभावना होती है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि इस पेन पर अगर मैं बल लगाऊँ तो अधिकतम संभावना, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि यहाँ से दरकेगा पहले। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो शब्द भी वहीं से टूटते हैं जहाँ वो जुड़े होते हैं। तो वसुधैव को आप देखेंगे कि यहाँ ध पर दो मात्रा है। ठीक है, अब यहाँ ध पर दो मात्रा है, और अगर मैं इसका एनालिसिस करूँ तो ध्यान दीजिएगा, इस ध में हलंत लगाऊं मैं तो पीछे क्या निकलेगा जी? ऐनक। आप जरा गौर करना। और पीछे क्या था? अब ये जो ऐनक वाला आ रहा है, इसको हम इसके मूल अवयव में भेजेंगे तो दो ही तो संभावना होगी। कौन कौन सी? जरा गौर करें। आगे ये आ में जाएगा, पीछे एडी या ऐनक में जाएगा। बेसिक बात जान लीजिएगा, कारण ये इससे ही तो ये बना है यार। वही तो बात है ना। इस मैंने आपसे कहा कि इस पेन को आप पिघलाओ, जलाओ, गलाओ, कुछ भी करो, तो ये जलने के बाद, पिघलने के बाद किस में जाएगा? जिन अवयवों से मिलकर ये बना होगा उसी में जाएगा। तो ये ऐनक किससे आया है? आगे इनमें से कोई एक होना चाहिए, पीछे इनमें से कोई एक होना चाहिए। अगर आगे अ है तो यहाँ वसूद हो जाएगा, ये हलचिन हट जाएगा और ध पूरा हो जाएगा, क्योंकि व्यंजन तो मूल रूप से आधे होते हैं। और अगर यहाँ आ लगाएंगे तो वसुदा हो जाएगा। अब हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि शुद्ध शब्द वसुद होता है या वसुदा होता है। पीछे की स्टार्टिंग जो है वकार के पहले या तो एडी आएगी या तो ऐनक आएगा। अब हमें यहाँ भी ये देखना है कि एव ये होता है या ये होता है। अब ये हमें याद रखना होगा। समझ में आ रही बात? इसीलिए कर रहा हूँ कि तोड़ने में प्रॉब्लम रहती है विद्यार्थी को। तो यहाँ जो है वसुधा, वसुधा धन एव। आप कहेंगे जी कि ये एव के अंतर्गत ये एडी क्यों आई, ऐनक क्यों नहीं आया? शुद्ध यही होता है, ऐनक वाला नहीं आता एव में। एव का मतलब होता है ही। ध्यान रखिए साहब। वसुधा, अब अगर मैं इसको आपको यहाँ समझाऊं तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये वसु ध में हलंत लगाया, हलचिन लगाया, और पीछे क्या हो गया? आ। और ये आ किससे मिला जी? इससे। और ये आ और ए मिलकर आपको मालूम है औरत बनता है, और ये औरत वाला किस में आ गया? ध में। तो सॉरी, आ और ए मिलकर के
ऐनक बनता है, और आ और ए मिलकर ऐनक। अब ये ऐनक वाले की मात्रा किस में आ गई? ध में। तो हमने क्या बोल दिया? वसुधैव, वसुधा धन एव। उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ समझे होंगे। देखो, पर मैं अब इनको सिस्टेमेटिकली लिखने की कोशिश करता हूँ। तो वसुधा धन एव, एव मतलब ही। अगर आप फिर भी नहीं समझे हो तो आप इधर भी लिख सकते हो ऐसे, वसुद, इसमें से मैं निकाल रहा हूँ क्या? आ, और पीछे आ रहा है एव। ये आ और ए मिलकर के किस में रूपांतरित हो गया? अब ये मात्रा आ गई। गौर करना साहब, वसु का तात्पर्य होता है रत्न। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है पर्याय की दृष्टि से भी, रत्न। और धा का मतलब होता है बच्चों और बच्चियों, धारण करने वाली है, जो रत्नों को धारण कर ले। इसलिए वसुधा पर्यायवाची है माँ पृथ्वी का। क्या बोला मैंने? पृथ्वी का पर्यायवाची है वसुधा। वसु का मतलब होता है रत्न, और धा का मतलब होता है धारण करने वाले, जो रत्नों को धारण करती है। रत्न दो ही जगह मिलते हैं साहब, या तो समुद्र के गर्भ में मिलते हैं, इसलिए उसको रत्नाकर बोलते हैं, रत्न धन आकर। रत्न गर्भ भी बोलते हैं उसको। और पृथ्वी को बोलते हैं रत्न गर्भा, जिसके गर्भ में रत्न हो। तो वसुधा पृथ्वी को बोलते हैं वसुधा धन एव, वसुधैव, पूरी पृथ्वी ही, पूरी पृथ्वी। कोई उसके अंतर्गत क्षेत्रवाद नहीं होगा, कोई देश प्रांत राज्य नहीं, पूरी पृथ्वी एक, पूरी पृथ्वी ही, वही तो वसुधैव है। और इसीलिए हमने कहा वसुधैव कुटुंबकम। पूरी दुनिया में केवल हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी सनातनी संस्कृति के अंतर्गत ही ये अवधारणा मिलती कि वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी, हम सब एक कुटुंब में, परिवार में हैं। सदैव, सदा धन एव, जरा ध्यान देना, सदा धन एव। अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है साहब? सदा, इससे क्या निकाला? आ और एव, कौन कौन मिल गया? अब इन दोनों के मिलने से वही ऐनक। अब ये ऐनक किस पर? तो शब्द हो गया आपका तथैव, तथा धन एव। गौर कीजिएगा, यहां पर भी क्या हो रहा है? तथा, हलंत लगाऊं तो क्या बनेगा? आ, किससे? तो पुनः आप देखेंगे इनके मिलने से ऐनक, और ये ऐनक किस में आएगा जी? तो शब्द हो गया तथैव। ध्यान देना साहब, तथैव का मतलब होता है वैसे ही। तथैव का मतलब होता है वैसे ही। अकैक, एक धन एक, एक धन एक। कैसे हो रहा है? क में हल चिन्ह लगा दूं, और पीछे क्या लगा दिया? मैं पीछे क्या निकाल दिया? अ किससे मिलाएगा? किससे मिलेगा? एडी से। क्या बन गया? ऐनक। अब ये ऐनक की मात्रा किस पर लग जाएगी? देखो, यहां पर हमने कबूतर से क्या निकाल लिया था? क्यों निकाला? आई था। किससे मिलकर? एडी से। और एडी मिलकर क्या बन गया? ऐनक। ये ऐनक की मात्रा किस में आ गई? तो शब्द हो गया अकेक, एक और एक, या एक एक करके। हटा दूं? देखो, चारों शब्द परीक्षोपयोगी थे। मैं चाहूंगा कि आप इनको आत्मसात करें। अगले शब्दों पर आते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण शब्द हम देखते हैं। विचारके, मतके, ये त है। विश्व के, जनक के, धर्म के। एक बार आप लोग तोड़िए। पहला प्रयास आपकी ओर से होना चाहिए। क्या बनना चाहिए? एक बार आप लोग देखो। तोड़ लिया? देखो, अब मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि कैसे टूट रहा है। तो यहां आप देखेंगे विचार धन एक के। देखो जी,
एक में तो आता है एडी वाला, लेकिन एक्के में ऐनक वाला। वस्तुतः विद्यार्थियों, एक में यज्ञ प्रत्यय लगाने से एक्के बनता है। क्या बोला मैंने? एक में यज्ञ प्रत्यय लगाने से एक्के बनता है, और एक्के का तात्पर्य होता है एकता। देखो, मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर शब्द को की व्याख्या में सटीक रूप से आपके समक्ष कर दूं। तो क्या कहा मैंने? एक्के कैसे बना है? एक में यज्ञ प्रत्यय लगाने से। एक्के का तात्पर्य एकता। ठीक है। अब यहां अगर आप गौर करोगे तो देखो, मेरी जहां तर्जनी लग रही है, जहां मेरी तर्जनी लग रही है, तर्जनी है, यह मध्यमा है, ये अनामिका है और ये कनिष्ठा है। इस विचार के र का ए और ऐ मिल करके, देखो अगर नहीं समझ में पड़ रहा हो अभी तो भी यहां देखो, विचार एक के यही था ना। अब इन दोनों को मिला दे तो इन दोनों को मिलाने के बाद भी वही ऐनक। ये ऐनक किस पर आ गया? तो जहां विचारों में एकता आ जाए। अब फटाफट बोलो, मतेक्य क्या बनेगा? मतेक्य का मत धन ऐक्य, जहां पर मत में एकता आ जाए। विश्वैक्य क्या बनेगा? बोलो, विश्व धन ऐक्य, जहां पूरे विश्व में एकता हो जाए। जन ऐक्य, जन धन ऐक्य, जब लोगों में एकता आ जाए। धर्मैक्य, धर्म धन ऐक्य। यहां गौर करो क्या क्या मिल रहा है? त का अ और एक ऐनक। यहां क्या मिल रहा है? देखिए, व का अ और ऐनक, यहां भी अ और ऐनक, और यहाँ भी अ और ऐनक। ठीक है साहब। तो ये हमारे इस प्रकार से शब्द महत्वपूर्ण शब्द है। ये भी मैं तो कर रहा हूँ आपसे कि हर शब्द ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं लिखाता ही वही हूँ जो परीक्षोपयोगी होते हैं। और इसका आधार क्या है मेरा? किस आधार पर शब्द को मैं परीक्षोपयोगी मानता हूँ? जो पिछले 10-15 वर्ष में किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा है, तो वो महत्वपूर्ण है मेरे लिए। हटा दूँ? और यही कारण है कि आप जान लो, जो विद्यार्थी मुझसे परिचित हैं उनको तो मालूम है, पर जो नहीं परिचित बस समझ लीजिए, सुन लीजिए और पुष्टि कर लेना कि आज तक हिंदी के पर्चे में कभी भी कॉपी से बाहर प्रश्न नहीं गए। उसका कारण यही है। देखिए, आगे मैं कुछ शब्द और आपके समक्ष रख रहा हूं। हितैषी, प्रियसी, शुभेशी, धनेशी। गौर कीजिएगा साहब, क्या क्या लिख दिया है? हितैषी, प्रियसी, शुभेशी और धनेशी। टूटेगा कहां से? यहां से। यहां से देखो, सुनो पहले, विदाउट यूजिंग योर पेन। त में हल चिन्ह लगाओ। ये त में हल चिन्ह लगा दिया साहब। ठीक, बाहर क्या हो गई? ऐनक। ऐनक को अपने मूल अवयव में भेजो, तो या तो अ अथवा आ, और पीछे या तो एडी या तो ऐनक मैक्सिमम, क्योंकि इनसे मिलकर ये बना है। यस नो? तो अब जब इस यहाँ मैंने जहाँ तर्जनी लग रही है वहाँ ऐनक निकाल दिया बाहर, ऐनक को मूल अवयव में तोड़ा, तो आगे अ अथवा आ गया। तो त में या तो अ आएगा या आ आएगा। अगर अ आएगा तो हित होगा और आ आएगा तो हिता होगा। अब आपको जानना है कि शुद्ध शब्द क्या होता है। कभी हिता सुना? नो। शुद्ध शब्द क्या है? हित। और पीछे की स्टार्ट किससे होगा? या तो एडी से या तो ऐनक से। कुल मिलाकर के मैं जो कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर हमारे सामने हित, धन। अब आपकी समस्या हो सकती है कि साहब ऐसी में एडी आता है या ऐनक आता है, यानी कि छोटा आता है या बड़ा। तो ऐशी में बालकों एडी वाला आता है, ना कि ऐनक वाला। ऐशी, ऐशी का मतलब होता है चाहने वाला, इच्छुक। गौर करना, हित चाहने वाला। और अगर आप यहाँ देखोगे तो इधर देख लीजिएगा, ये पुनः व्याख्या कर रहा हूँ उसी शब्द की। हित में से अ निकाल दिया, जैसा आप लोग पढ़ते पढ़ते आ रहे हो अब तक। ये तो आप सभी पढ़ रहे हो।
आज तक आपने टूटे हुए शब्दों को जोड़ा ही तो है। स्वर संधि में महत्वपूर्ण होता है तोड़ना, क्योंकि तोड़ने के बाद पता लगता है कि एडी आएगा, ऐनक आएगा, अ आएगा या आ आएगा। बालक और बालिकाओं ये दोनों मिलने के बाद क्या बन गया? ऐनक। अब ऐनक की मात्रा किस पर आ गई? तो हित चाहने वाला, यहाँ भी यही होगा। प्रिय धन ऐशी, ऐशी यानी चाहने वाला। शुभ धन ऐशी यानी कि शुभ चाहने वाला। और धन धन ऐशी, धन चाहने वाला। सभी लोग हैं, सभी धन चाहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक हितैषी, प्रियसी, शुभेषी सब एक दूसरे के पर्यायी हैं। जो कोई भी आपका हित चाहता है वो आपका हितैषी है। बोलते ना, मैं तो आपका हितैषी हूँ जी। जो आपका प्रिय चाहता है, प्रिय का मतलब ही भला होता है, वो भी आपका हितैषी है, प्रियसी। और एक लिखा है आपने शुभेषी, शुभ का मतलब भी भला होता है, शुभ का मतलब भी मंगल होता है। तो जो आपका मंगल चाहेगा, जो आपका शुभ चाहेगा, वो भी आपका शुभेषी होगा, यानी कि ये पर्यायवाची हैं। ठीक है साहब, अब इनको हटा करके मैं कुछ और परीक्षोपयोगी शब्द आपके समक्ष ला रहा हूँ। देखिए अगले जो शब्द है साहब, वो थोड़े ज़्यादा अच्छे हैं, ध्यान देना। बहुत सारी बार ये पर्चे में आता है, शुद्ध अशुद्ध में। प्रौद्योगिक, तो सबसे पहले तो ये जान लो कि हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं, बल्कि ऐसे ज़्यादा मिलता है। ठीक है, दोनों शुद्ध हैं। प्रौद्योगिक ये भी शुद्ध है और ये भी शुद्ध है। महोदार्य, देवोदार्य, महोज, परमोजस्वी, परमोजस्वी, महोजस्वी। एक बार आप लोग देखो, और जो कुछ आपने सुना है, समझा है, उसके आधार पर मैं आपसे चाहूँगा कि आप इनको एक बार तोड़ करके देखिए। कोशिश करें आप लोग इसको तोड़ने की। देखिए एक बात यहाँ मैं आपको बता दूँ, हमारी हिंदी में दवात वाला है, हमारे हिंदी में धनुष है। दवात और धनुष दोनों हैं। गौर करें, लेकिन ऐसा कोई संकेत हिंदी में नहीं है। तो जब भी आपको ऐसा संकेत दिखाई दे, तो मेरे भाइयों और बहनों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे प्रिय मित्रों, वहाँ आप समझ लेना कि यहाँ द तो आधा है और यज्ञ वाला पूरा है। जब भी ऐसा मिले, इसीलिए जब आप लोग ये विद्यालय लिखते हो, तो इसका आशय यह है कि आपने मात्रा लगा रखी है यज्ञ पर और दवात वाला आधा है। वस्तु तो यहाँ गौर करो, तो इधर देखो, तो यहीं आपको लग जाएगा ये द आधा, और यहीं से ये यज्ञ वाला शुरू कर दिया। समझ गए? तो ये विद्यालय और ये विद्यालय दोनों एक ही बात है। इसी प्रकार हम लिखते हैं पद्य। अब ये जो पद्य लिखा आपने, इसका आशय यही है कि यहाँ दवात आधा है और यज्ञ पूरा है। तो जहाँ भी, ठीक है साहब। अब इसके चक्कर में लोगों ने, है ना, जो उसको बहुत विकृत कर दिया, विद्यालय। अब यार ये तो कोई शब्द नहीं है। इसी प्रकार जरा गौर करना, खूब सुना होगा आपने, उद्यान अधिकारी है। उद्यान में घूम रहे थे। अरे उद्यान में नहीं घूम रहे थे, उद्यान। इधर देखो, या तो ये वाला और या फिर ये देखो, यहाँ से ये दवात वाला, ये आधा दवात, और यहीं से फिर ये यज्ञ वाला शुरू हो जाता है। तो उसको करके हम ऐसे लिख देते हैं। समझ आ रही बात को? तो ये उद्यान है, या तो उद्यान और या फिर ये भी उद्यान ही है। तो थोड़ा उसको ऐसे लिखें, ठीक है। चाहे गद्य हो, चाहे पद्य हो, चाहे उद्यान हो, चाहे उद्योग हो, उद्योग नगर, कुछ तो बिल्कुल यही लिख देते, अशुद्ध। या तो कैसे लिखोगे? बिल्कुल अलग अलग। द के बाद यज्ञ आता है, तो उसको कैसे लिख देते हैं जी? यस,
क्लियर है। और यज्ञ पर जो मात्रा होती है वो मात्रा, यज्ञ पर जो मात्रा होती है वो मात्रा यहाँ लगा देते हैं। ठीक है साहब, तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब आप समझ गए होंगे इसका क्या लोचा है। देखो, प्रौद्योगिक, प्रधन, औद्योगिक, ठीक से समझने की कोशिश करना साहब। यहाँ मूल शब्द विद्यार्थी हों, उद्योग, अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि उद्योग को हम ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और एक दूसरी तरीका बताया था मैंने। इस उद्योग में लगा है हमारे पास एक प्रत्यय, बालकोर पालिकाओं उद्योग था। इस उद्योग को कैसे बताया था कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये उद्योग भी सही है और ये भी सही है। एक प्रत्यय लगाने से क्या बन गया, औद्योगिक। और इसी औद्योगिक को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, देखो औद्योगिक। तो पहले तो ये भी जान लीजिएगा आप लोग कि आप जो ये पढ़ते हो तो अशुद्ध नहीं है, बशर्त वो धनुष वाला नहीं हो जाए बस, तो ये भी शुद्ध है। ठीक है। औद्योगिक में मूल शब्द उद्योग, उद्योग में एक लगाया शब्द बन गया औद्योगिक, औद्योगिक में प्र लगा दिया, अब शब्द बन गया प्रौद्योगिक। बता चुका हूं मैं मेरे गति वीडियो के अंतर्गत व्याख्यान में कि ये प आधा है और र पूरा है, र से अ निकला, औ से मिला। अब प्रश्न ये आता है कि प्रौद्योगिक दोनों सही है। अब प्रश्न ये आता है पहला तो कि शुद्ध अशुद्ध में तो कभी दो मात्रा यहाँ लगा देता है, यहाँ एक लगा देता है, कभी दोनों जगह एक लगाएगा, कभी दोनों जगह दो दो लगाएगा। तो ध्यान रखना, आगे प्रौ फिर बाद में द्यो। एक बात तो यह हो गई। दूसरी बात वो ये पूछता है कि बताइए प्रौद्योगिक शब्द में कितने उपसर्ग लग रहे हैं। आजकल ये परंपरा चल रही है बालकों और बालिकाओं, ऐसा ट्रेंड चल रहा है प्रश्न पूछने का कि बताइए किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग है। कितने बच्चों को याद है कि हाँ आजकल ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कितने शब्दों में दो से अधिक उपसर्ग है या किस में दो से दो उपसर्ग हैं। तो यहाँ इसके अंतर्गत आप देखेंगे पहला उपसर्ग तो क्या आ रहा है, देखो उद्योग। तो इस उद्योग में भी पहला उपसर्ग आ रहा है उत, उत धन योग। तो उत धन योग से उद्योग बन गया। उस उद्योग में एक प्रत्यय लगाने से औद्योगिक बन गया और फिर प्र लगाया तो उपसर्ग तो कितने हो गए जी, दो। ये देखो जरा, मैंने इसको पूरा खोल दिया इधर, देखो प्रधन उत धन योग और पीछे क्या लगा दिया, इक। अब इससे ज्यादा इसको नहीं तोड़ सकते विद्यार्थियों। इसके मिलने से बना है क्या, उद्योग, फिर एक लगाने से क्या बन गया, औद्योगिक, और उसके बाद क्या लगा दिया, प्र। तो दो उपसर्ग है और एक प्रत्यय। चूंकि पर्चे टटोल लेना, कई बार पूछा हुआ है। क्या बोल रहा हूं, कई बार पूछा हुआ है, देख लेना जाकर के आप पुराने पर्चों में। मोहदार्य, महाधन औदार्य। बालकों और बालिकाओं यहाँ मूल शब्द है उदार, उदार में क्या लगा दिया, यज्ञ। तो शब्द क्या बन गया, औदार्य। मूल शब्द क्या था, उदार। अगर संधि की बात करूं तो यहाँ आ और औ मिलकर के आओ। अब तो आप समझ ही रहे होंगे, देवोदार्य, देव धन औदार्य कैसे बन रहा है, वकार का अ और औ दोनों मिलकर के औ में, तो शब्द हो गया औदार्य। औदार्य का मतलब होती है उदारता। महोज, महाधन औज, औज का मतलब होता है तेज। कांति, कांति का तात्पर्य होता है चमक, चमक को कांति बोलते हैं, इसलिए दांतों को चमकाने वाली दंत कांति और बालों को चमकाई तो केश कांति। ध्यान दीजिएगा। परमोजस्वी, परम धन, ओजस्वी, मकार का अ और ओ। अब यहाँ औरत नहीं आता ओजस्वी में, ओ ही आता है। ओजस्वी का मतलब भी वही होता है जिसमें तेज हो, तो जिसका तेज परम हो, सर्वोच्च हो, परम का मतलब सर्वोच्च। और महोजस्वी अगर यहाँ तोड़ोगे तो महाधन ओजस्वी, जिसका ओजस, जिसकी औज बहुत ज़्यादा हो उसको बोलते हैं जी क्या, महोजस्वी। आप नोट कर लीजिए, फिर मैं हटाता हूँ। देखिए
महेश्वर्य, नरेश्वर्य, जनेश्वर्य। क्या लिखा है जी? महेश्वर्य, नरेश्वर्य और जनेश्वर्य। पूर्वोपनिवेशिक, पूर्वोपनिवेशिक, मिलनौचित्य, मिलनौचित्य। अब इन 4-5 शब्दों को पहले आप लोग एक बार तोड़कर देखिए जरा, उसके बाद फिर मैं अपनी चर्चा करूंगा। पहला प्रयास आपकी ओर से होना चाहिए। आप तोड़िए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने तोड़ भी दिए होंगे। देखो, महेश्वर्य कहाँ से टूटेगा जी? महाधन, ऐश्वर्य। बालकों और बालिकाओं, इसमें मूल शब्द है ईश्वर। ईश्वर में लगा दिया यज्ञ, तो शब्द बन गया ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का मतलब जिसके पास सब कुछ संपत्ति हो, जिसके पास सारे संसाधन हो, योग और भोग दोनों के संसाधन उपलब्ध हो, ऐश्वर्य। इसी में अब आप प्रत्यय लगा दो, स्त्री सूचक शब्द बन जाएगा ऐश्वर्य। तो मूल शब्द क्या है? ईश्वर, उसमें लगा दिया यज्ञ। नरेश्वर्य, नरधन, ऐश्वर्य। आपको विदित है यहाँ पर भी मूल शब्द ईश्वर था। हुआ कैसे? आ और आई मिलकर के, अ और आई मिलकर के जन ऐश्वर्य, जनधन, ऐश्वर्य। पूर्वोपनिवेशिक, जरा इसको ध्यान दीजिए। पूर्व धन, औपनिवेशिक, औपनिवेशिक। बालकों और बालिकाओं, इस औपनिवेशिक में मूल शब्द क्या है? उपनिवेश। इसमें क्या लगाया है? इक। उपनिवेश में कितने उपसर्ग लग रहे हैं? तो उपधन, निधन, वेश। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, क्या बोल रहा हूं। उपनिवेश में 2 उपसर्ग लग रहे हैं, उप और नि। तो शब्द बना उपनिवेश, फिर लगा दिया इक, तो ये उ औ में चला गया। अब क्यों चला गया ये प्रत्यय के अंतर्गत आपको बताऊंगा ना। तो औपनिवेशिक, फिर लगा दिया आगे पूर्व, ये शब्द लगा दिया हमने, तो पूर्व औपनिवेशिक। मिलनौचित्य, तो जरा गौर करना, मिलन, धन, औचित्य। औचित्य यानी महत्व, मिलने का महत्व। ये हो गया आपका मिलनौचित्य। तो ये भी सारे अच्छे शब्द थे, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मैं हटा देता हूं। और ये भी आपके परीक्षोपयोगी शब्द हैं। देखो, समझ रहे हो? पहले शब्द की अंतिम ध्वनि का अ और पीछे से जो आ रहा है, अब पीछे अगर औरत की मात्रा है तो पक्का या तो औखली आएगी या तो औरत आएगा, और ऐनक की मात्रा है तो पीछे एडी या ऐनक ही आएगा। ठीक है साहब। देखो, ये दोनों शब्द भी खूब पूछे जाते हैं, जलौक और जलौक। जलौक और, अब देखिए कुछ और शब्द देख लेते हैं जो बहुत कॉमन है लेकिन अक्सर पूछे जाते हैं। वित्तेषणा, धनेषणा, लोकेषणा, पुत्रेषणा। वित्तेषणा, धनेषणा, लोकेषणा, पुत्रेषणा। आप फटाफट तोड़िए इनको, तोड़ कर देखो क्या क्या बनेगा। आपने बहुत सारे शब्द चूंकि तोड़ लिए तो बड़े आसानी से आपसे ये भी टूट जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, जलौक, जलधन, औक,
औक का तात्पर्य अंजलि से है। अंजलि किसको बोलते हैं? एक पात्र होता है, हाथों से भी हम कर देते हैं अंजलि। तो एक पात्र होता है, उस पात्र को बोलते हैं अंजलि। अंजलि से जल लेकर के, तो जल की अंजलि, जल की अंजलि एक पात्र। और इसीलिए हाथों से जो संरचना बनाते हैं, ये ऐसी जो हम हाथों से बनाते हैं, इसको ही बोल देते कि ये मैंने अंजलि से जल डाल दिया, यानी कि एक पात्र जिसमें जल आ जाए। तो जल की अंजलि, जल धन औघ। औघ का मतलब होता है प्रवाह। ये औध्य नहीं है, ये है औघड़ी वाला औघ, ठीक है, जल का प्रवाह। वित्तेषणा कहाँ से टूटेगा, बार बार चर्चा करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अभी आप लोग को देखो, त का अ और ए ये मिलकर किस में जाएगा जी? ऐनक में। ऐषणा का मतलब होता है चाह, और चाह का मतलब होती है इच्छा, वित्त की इच्छा। वित्त का मतलब धन, वित्त का मतलब धन, और धन भी यही है। तो ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हो गई। लोक धन ऐषणा, संसार की इच्छा। संसार की इच्छा से क्या तात्पर्य है? अरे इस दुनिया में हर व्यक्ति को क्या चाहिए? नेम, फेम और मनी। तो दुनियादारी की जो इच्छा है, सब चाहते हैं मेरे पास पैसा भी हो, और मेरे पास फेम भी हो, और मेरे पास नेम भी हो। यही लोकेशना है। सब कुछ हो जाए लेकिन ये नहीं होता, तो फिर ये इच्छा होती है। पुत्रेषणा, पुत्र प्राप्ति की इच्छा। ये भी बहुत सारे लोगों में होती है, और बहुत सारों में क्या, सब में ही होती है। तो जरा मैं इसको हटा देता हूँ। क्या कहोगे? वित्तेषणा, धनेषणा यानी कि धन की इच्छा। लोकेषणा, वन वर्ड में नोट करना, लोकेषणा सांसारिक पदार्थों की इच्छा। नाम, पैसा, प्रसिद्धि की इच्छा, पुत्र की इच्छा, ठीक है। दो तीन शब्द आप देखिए, कुछ अच्छे शब्द। महेंद्र जालिक, महेंद्र जालिक। और दूसरा देखो, परमेंद्र जालिक। क्या लिखा है जी? परमेंद्र जालिक, स्वैच्छिक। क्या लिखा है? स्वैच्छिक। परमेंद्र जालिक, महेंद्र जालिक और स्वैच्छिक। बताओ कहाँ से टूटेगा ये? महेंद्र, महाधन, ऐन्द्र जालिक। जरा बोर्ड पर ध्यान देना। ऐन्द्र जालिक में मूल शब्द क्या है? इंद्रजाल। उसमें क्या लगा दिया? एक प्रत्यय। इंद्रजाल में एक प्रत्यय लगाया तो शब्द बन गया ऐन्द्र जालिक, और वो ऐन्द्र जालिक में लगा दिया महा, तो आ और आई मिलकर आई में चला गया। महेंद्र जालिक का मतलब होता है जो हमारे इंद्रियों को भ्रम में डाल दे, ऐसा जादूगर या ऐसा व्यक्ति, ऐसा कृत्य, ऐसा कार्य जिसे हम भ्रम में पड़ जाए। ऐन्द्र जालिक का मतलब ही यही होता है, इंद्रियों को जाल में फंसा दे, भ्रम में डाल दे। और ये तो क्या है? महेंद्र जालिक, जो बहुत बड़ा जादूगर हो, जो हमारी मन को, इंद्रियों को भ्रम में डाल दे। परमेंद्र जालिक, ये उससे भी भारी है, क्योंकि परम का मतलब होता है सर्वोच्च। परम धन, ऐन्द्र जालिक, परम धन, ऐन्द्र जालिक। अब यहाँ भी आप गौर करना कि हमारा मूल शब्द क्या था? इंद्रजाल, और एक लगा दिया तो ऐन्द्र जालिक। और यहाँ क्या बनेगा जी? स्वधन, ऐच्छिक। यहाँ मूल शब्द क्या था? इच्छा। इच्छा में क्या लगा दिया? एक। बालकों और बालिकाओं, इसको यूँ भी कह सकते हो आप कि स्वेच्छा शब्द में अगर एक जोड़ें तो भी शब्द क्या बनता है? स्वैच्छिक। तो दोनों विधा से ध्यान रखना, मैं आपसे बोल रहा हूँ। क्या? स्वेच्छा में एक लगाने से भी स्वैच्छिक बना है, और यूँ भी कहा जा सकता है क्या कि ऐच्छिक में स्व जोड़ दें तो भी स्वैच्छिक बनाए, क्योंकि इच्छा में एक प्रत्यय लगाएंगे तो ऐच्छिक, और ऐच्छिक में जोड़ दिया आपने स्व।
खुद की इच्छा से जो होता है उसको बोलते हैं स्वैच्छिक। हटा दूं। अब आप लोग इसके कुछ अपवाद देखते हैं। देखो, इसके कुछ अपवाद। शुद्ध धन औदन। औदन का तात्पर्य होता है उबले हुए चावल या भोजन, और वैसे भी चावल भी एक भोजन ही है, भोजन। अब यहां पर यह है कि जो शब्द बनेगा, ध्यान देना साहब, वो शब्द क्या बनना चाहिए, क्या बन जाता है, शुद्धोदन, ये बनना चाहिए था नियमानुसार। पर अगर यही बनता तो फिर ये अपवाद थोड़े होता है। वस्तुतः शुद्ध शब्द क्या माना जाता है जी, ये वाला, ये अशुद्ध है। मैं आपको बोल रहा हूं कि ये संधि के अंतर्गत शायद ही पूछा जाए, ये संधि में शायद ही पूछा जाए, तो फिर कहाँ पूछा जाता है, शुद्ध अशुद्ध में। ध्यान देना साहब, यहाँ वो इसको यूँ भी करके पूछ लेता है, शुद्धोधन है, ध्यान दीजिएगा, हेलो, तो ये भी अशुद्ध है। अपवाद क्यों हो गया, क्योंकि अ और ओ मिलकर किस में जाते हैं जी, ये दवात वाला है। ध्यान देना साहब, आधा दवात और धनुष पूरा, तो अ और ओ मिलकर औ में जाता है। औ का संकेत क्या होता है, दो मात्रा, तो दो मात्रा दो आनी चाहिए थी, लेकिन कितनी आ गई, एक। तो इसका मतलब ये अपवाद हो गया। औदन यानी भोजन या चावल, शुद्ध का मतलब पवित्र, जो पवित्र भोजन है, शुद्ध भोजन इसको बोलते शुद्धोदन। ये भी अशुद्ध, ये भी अशुद्ध, लेकिन ये वाला शुद्ध। तो पहला अपवाद। दूसरा देखते हैं, जहां ओष्ठ लग जाए, जैसे मैं आपके समक्ष रख रहा हूं दंत धन औष्ठ। अब गौर कीजिए, जहां मेरी मध्यमा लग रही है वहां देखिए, त का अ और ओ ये मिलकर किस में जाते हैं जी, औरत में। तो हमारा शब्द क्या बनना चाहिए था, दंतौष्ठ, लेकिन यहां भी हम शुद्ध क्या मानते हैं जी, दंतौष्ठ, और इस विधा से ये भी हमारा अपवाद हो गया। अधरधन औष्ठ। औष्ठ का मतलब होता है होठ, जो हमारे होठ है इनको बोलते हैं औष्ठ, ये तत्सम है औष्ठ, होठ का। तो यहाँ शब्द क्या बनता है, अधरोष्ठ। नीचे वाले औष्ठ को बोलते हैं अधरोष्ठ, अधरोष्ठ। अब शुद्ध शब्द क्या मानते हैं, एक मात्रा वाला। अब एक बात समझ में नहीं आ रही कि अ और ओ मिलकर तो औरत बनता है ना, ये औरत की, ये औकली की, ये तो गुण संधि में बनता है, लेकिन यहाँ शुद्ध यही हो रहा है। इसका मतलब ये अपवाद हो गया। संक्षेप में कहूँ बालकों और बालिकाओं, तो जहाँ पर औदन और जहाँ औष्ठ लग जाए वो अपवाद हो जाता है वृद्धि का। बिंबोष्ट भी इसी के अंतर्गत आता है, हेलो, बिंबोष्ट भी इसी के अंतर्गत आता है। तो ये सबसे अहम अपवाद ये है जो जनरली आपके पर्चे में आता है, और इसी के साथ समापन हो जाती है हमारी वृद्धि संधि। वृद्धि का तात्पर्य क्या था, ग्रोथ, ग्रोथ, आगे बढ़ना। जैसे गुण में तो गुण आए थे, तो यहाँ क्या था, वो एडी से ऐनक, औकली से औरत, उसमें विस्तार हो रहा है, इसीलिए उसका नाम क्या हो गया, वृद्धि। ठीक है साहब, एक बार मैं फिर चाहूँगा कि कम से कम वो विद्यार्थी जो गंभीरता से, संजीदगी से तैयारी कर रहे हैं, इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, अभ्यास करना, बहुत लाभ में रहोगे। आज तक का यही रिकॉर्ड रहा है। आपसे भी मैं यही चाहूँगा कि आप भी हमारे उस सफलता की कड़ी का हिस्सा बने। ठीक है साहब, थैंक यू।